गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है साइबर अवेयरनेस। साइबर जागरूकता दिवस हम मना रहे हैं। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है और हम चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर फ्रॉड जो भी होते हैं उनसे बचने के लिए कुछ चीज़ें पता लगें जिसके कारण फिर आप इन सब मुश्किलों का सामना करें अपने विश्वास से और ऐसे फ्रॉड्स के चक्कर में ना पड़ें। चलिए शुरू करते हैं आज की पीपीटी। पहला है व्हाट इज़ साइबर क्राइम। हमें पहले समझना होगा कि साइबर क्राइम होता क्या है, कैसे होता है। साइबर क्राइम इज़ अ क्राइम दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर। कोई भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस ज़रूर इन्वॉल्व होता है साइबर क्राइम में, चाहे आपके घर का कंप्यूटर हो, पीसी हो, मोबाइल फ़ोन हो या टैबलेट हो, ठीक है। और एक नेटवर्क चाहिए होता है हमें, जिस नेटवर्क के थ्रू वो फ्रॉड किया जाता है, यानी कि वो चीटिंग या वो क्राइम कमिट किया जाता है, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या चाहिए हमें, एक कंप्यूटर और एक नेटवर्क। इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं साइबर क्राइम करने वाले लोग और आपको टारगेट बनाते हैं, आपके साथ चीटिंग करते हैं, फ्रॉड करते हैं। अब जो नेटवर्क होता है वो कैसा हो सकता है, कोई इंटरनेट नेटवर्क भी हो सकता है, एग्जांपल के लिए हम ले तो। अच्छा, अगली बात है कि कंप्यूटर में हैव बिन यूज्ड इन द कमीशन ऑफ क्राइम और इट मे बी द टारगेट। या तो जो साइबर क्राइम कर रहा है वो आपका कंप्यूटर इस्तेमाल करेगा, टारगेट करेगा उसको कि उस पर हम साइबर फ्रॉड करते हैं, उसका डेटा स्टील करते हैं, या फिर वो अपना एक कंप्यूटर यूज़ करता है साइबर क्राइम को कमिट करने के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर इज़ इन्वॉल्व इन कमिटिंग अ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में हार्म समवन सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ, फॉर एग्जांपल मनी स्टीलिंग एक्सेट्रा। यानी कि आपका जो भी डेटा होगा उसको स्टील कर लिया जाएगा, उसकी सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। यानी कि आपका जो ऑनलाइन डेटा आपने डाला हुआ है या आपने अपने बैंक डिटेल्स, फाइनेंशियल डेटा डाला हुआ है, पैसे ऑनलाइन हैं, उसका आपको डेटा चोरी कर लिया जाएगा, जिससे कि आपका पैसा चोरी हो सकता है, आपका डेटा चोरी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी साइबर क्राइम के अंडर। अब साइबर क्राइम्स किस किस प्रकार की होती हैं ये देखेंगे। साइबर क्राइम्स में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है मैलवेयर, यानी कि कोई भी मैलिशियस यानी कि गंदा या गलत प्रोग्राम जिसकी हेल्प से कोई भी साइबर क्राइम कमिट की जाती है। मैलवेयर भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर में आपने कोई वायरस देखा, ठीक है, कोई भी वॉर्म हो, ट्रोजन हॉर्स हो, जितने भी ऐसे प्रोग्राम्स जो कि आपके कंप्यूटर को हार्म करते हैं, वो अगर आपके कंप्यूटर में किसी तरह से पहुंच जाएं तो वो आपके कंप्यूटर को, आपके डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, अब मालवेयर आपके कंप्यूटर में पहुंचता कैसे है। आपने देखा होगा कि जब आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो उसमें छोटे छोटे पॉपअप्स खुल के आते हैं, उसमें कुछ एड्स आएंगे, कुछ नया इन्फॉर्मेशन होगा कि इसको क्लिक करें, इसको ओके करिए। तो उसको ओके नहीं करना है, उसको ऊपर से क्रॉस करना है, उसको क्लोज़ करना है। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो वो मालवेयर, जो वायरस उसके साथ अटैच्ड है, वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई भी लिंक्स जो आप ऑनलाइन वेबसाइट विजिट करते हो उनके थ्रू खुलते हैं, उनको क्लिक नहीं करना है। दूसरा तरीका ऐसा भी होता है कि सपोज़ आपने देखा होगा आपकी जीमेल आईडी पर या मेल्स पर कोई भी ऐसे रैंडम ईमेल आ जाता है और वो कहता है आपने इतने प्राइजेस जीते, आप अपना डेटा लिख कर भेजिए, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, अपना डेटा लिख दोगे। वो आपसे कभी कभी बैंक डिटेल्स भी मांग लेते हैं कि हाँ हम आपको पैसे भेजेंगे, तो आप अपने बैंक की डिटेल्स हमको भेज दीजिए। और बच्चे क्या करते हैं या काफ़ी बड़े लोग भी क्या करते हैं इसमें कि वो शिकार हो जाते हैं इस चीज़ का और गलत तरीके से उनका डेटा यूज़ हो जाता है और उनके अकाउंट से पैसे चले जाते हैं। तो ऐसे कोई भी ईमेल्स या फिर कोई भी कंपटीशन जो कहते हैं कि हमें आप जीत गए हैं, इस तरह से कौन बनेगा करोड़पति से हम बोल रहे हैं, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ ये एक सच में वाकई में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया गया होगा और मेरा नाम इसमें निकला है रैंडम चिट्स में, तो शफलिंग करके आप जीते हैं इतना पैसा और दिस एंड दैट। तो ये सारी चीज़ें आपसे कहकर वो आपसे आपकी बैंक डिटेल्स लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। दूसरा तरीका ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगली साइबर क्राइम की तरफ, क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल। यानी कि अभी किसी भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति है, उसके अगेंस्ट कोई भी क्राइम किया गया है, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि उसका डेटा चुरा लिया गया है, ठीक है। अब आप कहोगे कि डेटा चुरा लिया यानी कि आपके बारे में कोई जानकारी थी उन्होंने चुरा ली, उसका क्या कर सकते हैं। देखिए, आपकी जानकारी आपसे ले ली, आपको फिर वो क्या करेंगे, आपका फ़ोन नंबर उनके पास है, आपकी डेट ऑफ बर्थ उनके पास है, आपका नाम, आपकी एज, सारी चीज़ें उनके पास हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, आपको कॉल करेंगे, ठीक है। और आप कॉन्फिडेंस में लेंगे कि आप ये बोल रहे हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपके पेरेंट्स का नाम ये है, तो और आप हम बैंक से बोल रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं, या फिर हम अमेरिका से बोल रहे हैं,
ठीक है, कोई भी चीज़ बोल देंगे जो जिससे कि आपको लगेगा कि हम किसी बड़ी कंपनी से बोल रहे हैं, विप्रो से बोल रहे हैं, दिस एंड दैट। तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपका डेटा कहीं ना कहीं इंटरनेट पे फ्लोट कर रहा है, वो इजीली अवेलेबल है, जिसकी वजह से उसको उन्होंने एक्सेस किया और आपसे फ्रॉड करने के लिए आपको कॉल कर रहे हैं। तो आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है। सेकेंड इज़ ट्रांजैक्शन फ्रॉड। क्या होता है, कभी कभी जब आप अपना डेटा दे देंगे या फिर आप किसी भी ऑनलाइन फॉर्म में जहाँ पर भी जो भी मैलिशियस किसी ने भी ऐसा प्रोग्राम बना लिया कि आपको मेल भेजा, सपोज़ हम ये मान के चलते हैं, और उसमें आपसे डेटा मांगा है आपके ट्रांजैक्शंस का, यानी कि आपकी बैंक का डिटेल्स मांगा है, और उन्होंने क्या करा, फिर आपके बैंक खाते में से पैसे निकाल लिए। उसको कहते हैं बैंक ट्रांजैक्शन फ्रॉड। ठीक है, अगला है एडवांस फ़ी फ्रॉड। अगर आप सपोज़ एक फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपने होटल बुक कराया, तो अब आपने उसको कॉल किया, कराना चाहते हैं आप, और आपने उसको कॉल किया, ये फ्रॉड, गलत जगह आपने इंटरनेट से नंबर निकाला कि हाँ ये एक होटल का नंबर है, इस पर हम जाके बुकिंग करते हैं, और आपने अच्छे से चेक नहीं किया कि वो वाकई में किसी अच्छे होटल का नंबर है या नहीं, और फिर आपने उनको कॉल किया सपोज़, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि एडवांस से में बुकिंग होगी, इसलिए आप एडवांस फ़ी हमें दीजिए। तो आप क्या करोगे, एडवांस फ़ी देने के चक्कर में आप उनको कुछ पैसे ऑनलाइन भेज दोगे। ठीक है, तो क्या होगा, वो तो फ्रॉड था, वो तो आपके पैसे लेके चला जाएगा, लेकिन आपका कोई होटल कुछ बुक नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए भी बुकिंग लेते हैं, या आपका एडमिशन हम इस कॉलेज में कराएंगे, आप हमें एडवांस फ़ी भेज दीजिए, आपकी एडवांस फ़ी पे हो जाएगी कॉलेज में। वो सब भी नहीं करना है, ये मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ आपको। तो सबसे पहले पता करना होता है अच्छे से कि आप वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप पता करोगे कि कोई वेबसाइट जेन्युइन है या गलत है। अच्छा, अगला है नॉन पेमेंट, यानी कि आपने सामान मंगाया, ठीक है, और आपने जैसे मैं एक वेबसाइट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। अगर आप सपोज़ अपना एक ऑनलाइन स्टोर खोलते हैं, ठीक है, और आप अपने उस स्टोर से कुछ सामान बेचते हैं, और आपने उसको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिया, यानी कि आप जब सामान मिलेगा आप तब पेमेंट करिएगा। बट क्या हुआ, उस एड्रेस पे डिलीवर तो हो गया सामान, बट वहाँ से पेमेंट नहीं आई। उन्होंने कहा कि हम पेमेंट कर देंगे, बट पेमेंट नहीं आई, तो होता है नॉन पेमेंट का फ्रॉड। ठीक है, अगला है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग होता है जैसे कि अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं, आपका अगर प्रोफाइल पब्लिक है, सोशल मीडिया प्रोफाइल जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर आपका कोई भी अपना अकाउंट है पर्सनल, उसको आपने पब्लिक कर रखा है सपोज़, या फिर कोई आपने प्राइवेट भी कर रखा है, बट आपकी फ्रेंड की तरह पोज करके उसकी फ़ोटोग्राफ्स चुरा कर अपने एक अकाउंट पर लगा कर आपको दिखाया कि ये मैं आपकी फ्रेंड हूँ, और वो पीछे कोई और व्यक्ति है। वो क्या करेंगे, आपके अकाउंट में आपको एक्सेस मिल गई उनको, अब आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स चेक करेंगे, फिर आपको कहीं भी मिलकर आपको ये बोलेंगे कि मैं आपको जानता हूँ, और आपके बारे में सारी डिटेल्स वो बता देंगे, आपके फ़ोटोज़ डिटेल्स सब तो उनके पास होंगे ही जब वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से चौकन्ने रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे कि कोई हमें फेक आईडी से कांटेक्ट ना कर पाए, किसी और पर्सन की आइडेंटिटी बनकर। ये आइडेंटिटी थेफ्ट में भी आ जाता है एग्जाम्पल, आइडेंटिटी थेफ्ट और साइबर स्टॉकिंग का मिक्स्ड एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। एक है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग अगला ऑप्शन जिसमें है कि अगर आपको कोई इंटरनेट पे तंग कर रहा है, यानी कि आपको बुली कर रहा है, आपको मेंटली हैरेस कर रहा है, वो साइबर बुलिंग में आता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में भी आपको अपनी सीनियर्स की, अपने जानने वालों की, किसी ना किसी की हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है। साइबर बुलिंग को सहना नहीं होता है बेटा। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन आए, कोई भी सिचुएशन आपको लगे कि हाँ ये साइबर क्राइम की तरफ जा रहा है आपका कोई भी स्टेप, तो आप वहीं पर रुकिए, अपने सीनियर से, टीचर से, फ्रेंड से, फैमिली से कांटेक्ट करिए, उन्हें बताइए कि ऐसे ऐसे मम्मी कॉल आया है किसी का, और वो हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो आप जब घर पर बताएंगे तो सोल्यूशन मिलेगा, इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है बेटा। अगला है क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी के खिलाफ कैसे कोई साइबर क्राइम हो सकता है। ये तो हमने इंडिविजुअल्स के, यानी कि लोगों की तरफ कैसे क्राइम किए जाते हैं वो देखा था। अब देखते हैं साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आपने कुछ लोग, हम सभी अक्सर यही करते हैं, जब हम कहीं हॉलीडे पर जाते हैं या नानी के घर जा रहे हैं छुट्टियों में, तो फेसबुक स्टेटस डाल दिया। ठीक है, अब हो सकता है आपके उस अकाउंट में कोई साइबर क्राइम करने वाला व्यक्ति भी हो, जो कि आपके फ्रेंड बनकर आपके अकाउंट में ऐड हो गया हो। ठीक है, उसको भी, या फिर चोर हो। तो आपका अकाउंट अगर पब्लिक है तो चोर भी तो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे आप एक्सेस कर सकते हैं ईजिली।
अगर प्रोफाइल पब्लिक है तो कोई भी देखेगा उसे। तो उनको पता लगा कि आप एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए सपोज़ कहीं गए हैं, तो क्या होगा, आपके घर पर चोरी हो जाएगी। बर्गलरी कहते हैं चोरी को, ठीक है। तो आपके घर पर चोरी हो जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है, मोटर व्हीकल थेफ्ट, यानी कि आपकी गाड़ियाँ भी चोरी हो सकती हैं आपके घर से, ठीक है। नॉन डिलीवरी का ऑप्शन भी है कि आपसे ऑनलाइन क्या करा कि आपने ऑनलाइन परचेज़ किया कोई डिवाइस या कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कि आपने बाइक खरीदी या फिर आपने लैपटॉप ख़रीदा या फिर आपने कोई भी डिवाइस परचेज़ किया, उसकी डिलीवरी ही नहीं आई और आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी उसकी, ठीक है। ऐसा भी फ्रॉड हो जाता है। अगला है वेबसाइट हैकिंग। सपोज़ एक कॉलेज है या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ठीक है, कॉलेज की भी अपनी वेबसाइट हो सकती है। तो दोनों एग्जांपल्स में हम लेते हैं कि साइबर क्राइम करने वाले व्यक्ति ने क्या किया, उस अकाउंट को, उस वेबसाइट को ही हैक कर लिया, यानी कि उसकी एक्सेस पा ली। अब वो वेबसाइट में कोई भी चेंज कर सकता है, ठीक है। तो वो भी साइबर क्राइम में आता है। अगर उस वेबसाइट से रोज़ कुछ ना, जैसे सपोज़ अगर आपके स्कूल की ही वेबसाइट है, हमारी दिल्ली गवर्नमेंट की जो स्कूल्स की वेबसाइट है doe.nic.in, अगर उसको कोई हैक कर लेता है सपोज़, तो आपकी डेली की अटेंडेंस जो जाती है वो हैम्पर होगी। आपका डेली का मार्क्स जो चढ़ते हैं, या फिर आप ये एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ना आपके, तो आपके मार्क्स जो अपडेट होते हैं, आपका पर्सनल डेटा जो कि उस वेबसाइट पर अपलोडेड है, वो सब वल्नरेबल हो जाएगा, वो सब रिस्क में आ जाएगा। इसलिए वेबसाइट हैकिंग भी एक साइबर क्राइम है। अगला देखते हैं बेटा, स्पॉटिंग फेक ऐप्स एंड फेक न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। तो देखिए, अब आपको पता कैसे लगेगा कि ये फेक है। हम बातें कर रहे हैं कि ये अगर फेक होगा, कोई क्राइम करने वाला हुआ तो उससे बचना है, लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि ये फेक है, ठीक है। तो जब भी आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है उसके ऐप के आइकन में डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, यानी कि उसमें प्रॉब्लम होगी। आइकन कैसा होगा, जैसे स्ट्रेच्ड आइकन होगा। आप देखेंगे ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल मैं इसमें पिक्चर डाल दूंगी, आपको पिक्चर्स भी भेज दूंगी ऐसे एग्जांपल्स की। क्या होता है कि जो ऐप का आइकन है, सपोज़ व्हाट्सएप का आइकन है, ठीक है, वो जो व्हाट्सएप का जो डुप्लीकेट ऐप बनाएगा कोई, उसके ऐप के आइकन को क्या करेगा, या तो वो ब्लर होगा, वो आइकन इतना क्लियर नहीं होगा, या फिर उसकी रेजोल्यूशन चेंज होगा, यानी कि वो स्ट्रेच्ड होगा, खिंचा हुआ होगा लेफ्ट राइट से, ठीक है। तो वो उससे पता लग जाता है कि वो असली या जेन्युइन ऐप नहीं है, ठीक है। अगला आप कैसे पता कर सकते हो, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई, हो सकता है सेम कॉपी कर दें। अगला है डेवलपर का नेम, या ऑब्जर्व करिएगा आप कि जो जिसने डेवलप किया है उसका नाम नीचे लिखा होता है ऐप के नीचे, जब आप इंस्टॉल करते हैं ना प्ले स्टोर के अंदर से, तो उस ऐप डेवलपर के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी। जो डिस्क्रिप्शन लिखा होगा नीचे उस ऐप के बारे में, उस डिस्क्रिप्शन में स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि ये फ्रॉडलेंट्स जो होते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, वो इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं है बेटा। वो उनको तो यही काम होता है कि हमें सिर्फ नकली बनाना है और स्टील करना है पैसा। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एंड मेकिंग देयर ओन मनी। तो वो सारे डिस्क्रिप्शन में जगह जगह गलतियाँ होंगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, वो अच्छे से ऑथेंटिक नहीं होगा, आपको देखकर समझ में आ जाएगा। तीसरा है, आप चेक करिएगा डाउनलोड काउंट, यानी कि अगर जेन्युइन ऐप होगा तो जैसे व्हाट्सएप है, इसके इतने मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स होंगी, लेकिन अगर आप नॉन जेन्युइन ऐप व्हाट्सएप का ऐप देखोगे जो फेक होगा, उसके डाउनलोड्स ऐसे होंगे कुछ हज़ार, 10,000, 5,000 या कुछ हंड्रेड्स में होंगे। तो उससे पता लग जाएगा कि वो ऐप फेक है। अगला है स्क्रीनशॉट एंड रिव्यूज़, यानी कि आप जब उस ऐप को आप प्ले स्टोर पर ही इंस्टॉल करने से पहले जब उसको नीचे शो मोर करके देखोगे, उसमें उस 10, 11, 12 हाँ, तो बेटा जब आप देखोगे स्क्रीनशॉट्स के अंदर 11, 12 रूम नंबर 18 में पहुंचे। सॉरी बेटा फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी कुछ। अब कंटिन्यू करते हैं। तो आप जब देखोगे शो मोर के अंदर, उसके अंदर हर ऐप अपना स्क्रीनशॉट्स इंस्टॉल करके रखता है। हर ऐप को आप इंस्टॉल करने से पहले उसके स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो उसमें कि हाँ भाई ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद किस तरह से दिखेगा। तो वो स्क्रीनशॉट्स बहुत वेग होंगे, उसमें मिसस्पेलिंग होगी और अजीब अजीब से स्ट्रेंज फ़ोटोज़ होंगे। तो उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो व्हाट्सएप नहीं है। या फिर कोई भी ऐप, जैसे आरोग्य सेतु ऐप की भी डुप्लीकेट आई थी एक ऐप, तो उसमें भी वेग और स्ट्रेंज फ़ोटोज़ थे, तो वो आपको इंस्टॉल नहीं करना है। जो ओरिजिनल ऐप है, जो गवर्नमेंट ऐप्स हैं, वही इंस्टॉल करनी है।
अब हाउ टू डिलीट फेक ऐप्स, यानी कि अगर आपको पता लगा है कि हाँ ये फेक ऐप है तो क्या करें आप, तो आप सेटिंग्स में जा सकते हैं। सेटिंग्स में जाकर ऐप्स में जाइए और उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है आप प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। बट एक चीज़ हमें ये ज़रूर ध्यान रखनी है कि अनइंस्टॉल करने से पहले हमें उसको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। रिमूव करने से पहले उसे रिपोर्ट करें, यानी कि वहाँ पर इसको इन्फॉर्मेशन डालें इंटरनेट पे कि ये फेक ऐप है, इसे कोई इंस्टॉल ना करें, ठीक है। रिपोर्ट करने से क्या होगा, जो भी वो ऐप है प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेट एथिक्स। आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जब आप इंटरनेट पर काम कर रहे हैं। तो डू नॉट यूज़ कंप्यूटर्स टू हार्म अदर यूज़र्स। आप कंप्यूटर्स का यूज़ किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करेंगे, हमें नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा। हमें कंप्यूटर्स का इस्तेमाल दूसरों की इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए नहीं करना चाहिए। यानी कभी हम करते हैं ना कि किसी के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी, सपोज़ मैंने मुझे आपका एक आपके फ्रेंड से लड़ाई हो गई, तो आपने क्या किया, उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी, उसके ऐसे फ़ोटोज़ अजीब अजीब से डाल दिए, ठीक है। वो सब हार्मिंग नहीं करनी है अदर्स की, उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं स्टील करनी है कि हाँ मैं सारे फ्रेंड्स के डेट ऑफ बर्थ संभाल के रख लेती हूँ, फिर उनको मतलब जो भी चीज़ें हैं, उनके पेरेंट्स का नाम रख लिया, फिर उनको अब्यूज़ करना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हमें ये सब नहीं करना है। उन लोगों की इन्फॉर्मेशन, अपने फ्रेंड्स की इन्फॉर्मेशन या किसी की भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से नहीं चुरानी है। डू नॉट एक्सेस फाइल्स विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर। अगर कोई भी व्यक्ति है, आपको कोई भी फाइल यूज़ करनी है, सपोज़ हम क्या करते हैं कि इंटरनेट पे हमें कोई भी इमेज अच्छी लगी, हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जब तक ओनर की परमिशन नहीं होती है तब तक हमें डाउनलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमेज कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक है। वो हम हायर क्लासेस में आपको पढ़ाएंगे कि कॉपीराइट्स क्या होते हैं, कैसे उनका ख्याल रखा जाए, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप ये समझिए, बिना कॉपीराइट के आपको, बिना ऑथर की परमिशन के आपको सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ इंटरनेट से नहीं यूज़ करनी है, आप उसको कॉपी नहीं करेंगे। अगला है ऑलवेज रिस्पेक्ट कॉपीराइट लॉज एंड पॉलिसीज़। कॉपीराइट की लॉज एंड पॉलिसीज़ होती हैं कि आप किसकी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो। अगर वो रीयूजेबल इन्फॉर्मेशन में डाला होता है ओनर ने, तो आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। अगर उसने कॉपीराइटेड में डाला है तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। गूगल इमेजेस में आप जब सर्च करते हो तो नीचे सेटिंग्स में एक ऑप्शन आता है जिसमें आप सिर्फ ओनली शो फ्रीली अवेलेबल डेटा ऑन माई कंप्यूटर, ऐसा फ्रीली अवेलेबल डेटा शो करने का ऑप्शन आएगा। तो आप उससे सिर्फ उसको ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखेंगे तो वही इमेजेस शो होंगी आपको जिन इमेजेस को आप यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, या फिर जब भी आपका मतलब हम सेशन लेंगे, ठीक है, कॉपीराइट के ऊपर। अभी फ़िलहाल आप ये समझिए, बिना कॉपीराइट के आपको चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। नेक्स्ट इज़ इंटरनेट एडिक्शन। इंटरनेट एडिक्शन क्या है? देखो बच्चे, आजकल क्या होता है ना, हम 24 घंटे कंप्यूटर्स चलते हैं, जब भी देखा हो आपने, लेकिन क्या हो जाता है हमारे पास, हम इतना एक्सेस करते हैं इंटरनेट को दिन में कि हम यूज्ड टू हो जाते हैं उसके एक्सेस के, और वी आर एक्सेसिवली एंड पुअरली कंट्रोल्ड प्री ऑक्यूपेशंस को हमने कहा है कि ये इंटरनेट एडिक्शन होती है। इसका नुकसान क्या है? अगर आप इंटरनेट एडिक्ट हो जाओगे बेटा तो बिहेवियर इशूज़ शुरू हो जाते हैं हमें, यानी कि हमारा मेंटल इम्पेयरमेंट, फिजिकल हेल्थ पे भी अफेक्ट होता है, मेंटल डिस्ट्रेस इम्पेयरमेंट शुरू हो जाती है, यानी कि हमें हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, ठीक है। इसीलिए हमको इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे बिहेवियर में इश्यूज़ आ जाते हैं, हमारे नर्वस डिसऑर्डर्स भी देखने में आए हैं लोगों को इंटरनेट के ज़्यादा यूजेस करने से। अब आपने मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैंने एक न्यूज़ में देखा था एंड इट इज़ अ वेरी ऑथेंटिक, आई हैव चेक्ड इट, क्रॉस चेक्ड इट इन्फॉर्मेशन। उसमें क्या था कि एक छोटा बच्चा था, शी हैड बिन यूजिंग कंप्यूटर सिंस द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। बच्चा छोटा था, बहुत छोटे टाइम से ही बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करने लगे और उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, नर्वस डिसऑर्डर्स हो गए। ये बीमारी होती है बेटा, और इसीलिए आपको कहा जाता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल या फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ATM स्कैम्स, यानी कि ATM फ्रॉड से कैसे बचें। ATM, आपने देखा होगा कि ATM मशीन में कोई पैसे विड्रॉ करने गए, उनके पैसे चोरी हो गए, उन्होंने सिर्फ एक बार ट्रांजैक्शन किया, उसके बाद अगले दिन उनको बहुत सारे मैसेज आए, उनके खाते से पैसे निकल गए। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं?
ठीक है। सबसे पहली बात, आप अपना पिन किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है। फैमिली के अलावा आप किसी को पिन नहीं बताएंगे। दूसरा, यू डोंट टेल OTP टू एनीवन, अपना OTP किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है। अपना पिन जब आप टाइप करते हैं या पेरेंट्स को भी बताएंगे, ये सारी चीज़ें आप पेरेंट्स के साथ भी शेयर करेंगे कि उन्हें भी जागरूक करेंगे, ठीक है। तो जब आप पिन टाइप कर रहे हैं उसको हाइड कर लें अपने हाथ से, जब भी आप टाइप करें किसी भी शॉपिंग आउटलेट पे या फिर ATM मशीन के पास, ठीक है। यूज़ मल्टीपल फिंगर्स वाइल एंटरिंग पिन, यानी कि आप कई सारी उंगलियों का इस्तेमाल करिए, 2-3 उंगलियों का इस्तेमाल करिए अपने पिन एंटर करने के लिए। क्यों? क्योंकि सपोज़ अगर CCTV कैमरा लगा है किसी शॉप में जहाँ पर आप सपोज़ कुछ खरीद रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर CCTV कैमरा से आप एक फिंगर से टाइप करोगे तो पता लग जाएगा ना कौन कौन से नंबर टाइप करे, किस सीक्वेंस में टाइप किए। बट आप अगर मल्टीपल फिंगर्स यूज़ करोगे, कई सारी उंगलियाँ यूज़ करोगे, तो उसको कैसे पता लगेगा कि आपने कौन सा नंबर पहले दबाया। तो इस तरह की चीज़ों का भी ख्याल रखिए। अगला है, डू नॉट लेट एनीवन एंटर ATM वाइल विदड्रॉइंग मनी। आप जब ATM मशीन से पैसा निकाल रहे हैं तो किसी की हेल्प लेने के लिए, किसी को अंदर आने के लिए मत अलाउ करिए, क्योंकि अगर आप किसी को अलाउ करेंगे तो वो आपका पिन भी देखेंगे, आपसे फोर्सफुली ATM भी छीन कर ले जा सकते हैं, आपका ATM कार्ड, और आपके पैसे भी छीन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस सुनने में या देखने में आए हैं। डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स हु पोज एज बैंक पर्सनल्स, टेल देम वी विल टॉक टू यू इन दी बैंक। यानी कि जब आपको कोई भी फ्रॉड कॉल आता है और वो कहते हैं हम बैंक से बात कर रहे हैं, आपका ATM कार्ड बंद कर दिया जाएगा, उसकी सर्विसेज कंप्लीट हो रही हैं, ऐसी कोई भी बहाना लगा सकते हैं वो और कहेंगे कि हम बैंक से बोल रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये अलर्ट हो जाना है कि ये बैंक से नहीं है फ़ोन, ये कोई भी फ्रॉडस्टर है जो कि आपके अकाउंट से पैसे लेना चाहता है, ठीक है। उनसे कहिए कि आप बैंक में जाकर ही बात करेंगे और वहीं जाकर अपना इशू रिजॉल्व कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑनलाइन शॉपिंग थ्रेड्स। आजकल बेटा हम बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग पे निर्भर हो गए हैं, हम मार्केट जाना पसंद नहीं करते, हम ऑनलाइन ही चीज़ें मंगाते हैं, तो उसके भी काफ़ी नुकसान हैं, उनको भी ध्यान में रखना होगा हमें। तो सबसे पहली चीज़, फेक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स जो होती हैं उन पर जाकर शॉपिंग नहीं करनी है, ठीक है। जो जेन्युइन शॉप्स हैं, जो जेन्युइन वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, उन पर ही जाकर आपको शॉपिंग करनी है। ऐसे किसी भी अननोन और वेबसाइट पर आप नहीं जाएंगे जहां पर आपको लगता नहीं है कि ये तो मैंने नाम पहले कभी सुना ही नहीं। वो सब फेक वेबसाइट्स होती हैं, सिर्फ आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से पैसे लेंगे और आपको सामान नहीं भेजेंगे। अगला है मनी थेफ्ट। वही बताया मैंने आपको कि आपसे पैसे ले लेंगे और आपका सामान नहीं पहुंचेगा। अगला है डिटेल्स स्टीलिंग, आपकी डिटेल्स चुरा लेंगे, जैसे हमने अभी सीखा था। नॉन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, अब जब शॉपिंग वेबसाइट्स ही फेक होगी तो उसके पास प्रोडक्ट्स भी नहीं होंगे, वो तो सिर्फ लोगों से पैसा इकट्ठा करने के लिए फेक वेबसाइट बनाकर रखते हैं। अगला है, आप ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है कि अपने पासवर्ड्स ऑनलाइन सेव मत रखिए, अपडेटेड रहिए कि कौन सी वेबसाइट जेन्युइन है, कौन सी वेबसाइट फेक है। जो जानी मानी वेबसाइट्स हैं, जो नोन वेबसाइट्स हैं, उन पर जाकर ही शॉपिंग करें। डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए आपको कि फ़ेक और रियल वेबसाइट्स कैसी होती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप वेबसाइट को चेक करें कि जेन्युइन है या नहीं, तो आप एक तो उसके बारे में ऑनलाइन सर्च करिए, दूसरा आप देखें वेबसाइट पर हमेशा जो भी जेन्युइन वेबसाइट्स होती हैं उसके कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है उनकी वेबसाइट पर। तो उस कॉन्टैक्ट अस वाली वेबसाइट के ऑप्शन पर डिटेल्स होती हैं, एड्रेस होती हैं, उन्हें क्रॉस चेक करें, उन्हें वेरीफाई करें। मोबाइल नंबर्स होते हैं, उनका एड्रेस होता है, उन सब से आपको पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट जेन्युइन है या फेक। प्रिवेंटिव मेजर्स, साइबर क्राइम के इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए या फिर आपको प्रिवेंट करने के लिए ऐसा कोई फ्रॉड आपके साथ ना हो, आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों। सबसे पहले प्रोटेक्ट योर डेटा, अपना डेटा सेफली रखें, ऐसे ही फ्रीली अवेलेबल ना रखें, ठीक है। अपने पासवर्ड्स, हर अपना डेटा को पासवर्ड में रखें। आपका कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन है, उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। प्रोटेक्ट योर ई-आइडेंटिटी, मोबाइल में, अपने मोबाइल में जो भी डेटा है आप उसको प्रोटेक्ट करके रखिए। ऐसे ही ईमेल्स पर डाल के मत छोड़िए या फिर किसी को भी ऐसे ही शेयर मत करिए। कॉल द राइट पर्सन फॉर हेल्प, अगर आपको लगता है कि आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं या पड़ गए हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को कांटेक्ट करिए जिससे आपको लगता है कि हाँ ये मेरी हेल्प करेगा, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सिक्योर योर मोबाइल डिवाइसेस, अपने मोबाइल डिवाइसेस को संभाल कर रखिए, उनमें लॉक रखिए और अगर खो जाएं तो उनको रिपोर्ट करिए।
अगला है बी सोशल मीडिया सेवी, यानी कि सोशल मीडिया के साथ आपको कंफर्टेबल होना होगा, यानी कि आपको जागरूक होना होगा कि हमें सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट एक तो प्राइवेट रखना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स या हर छोटी छोटी डिटेल ऑनलाइन नहीं डालनी है। एंड लास्ट इज़ यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जब आप पासवर्ड्स यूज़ करें तो ईजिली एक्सेस करने वाला, ईजिली गेस किए जाने वाला पासवर्ड ना रखें, जैसे कि अपना नाम रख दिया कुछ लोगों ने, ठीक है, या फिर अपने पेरेंट्स का नाम रख दिया, ऐसे किसी का भी फैमिली मेम्बर का नाम भी नहीं रखना है, ठीक है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, उसमें आप स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करें। जैसे कि सपोज़ कोई भी सेंटेंस का, या फिर कोई भी सेंटेंस का जैसे आप फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स का ही पासवर्ड बना दीजिए। कोई भी सेंटेंस जो आपको, या फिर आपका कोई भी फेवरेट सॉन्ग है, ये मैं सिर्फ आइडियाज़ दे रही हूँ आपको, आप कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं, लेकिन उसमें रखेंगे क्या हम, लेटर्स जो कि स्मॉल भी हों, कैपिटल भी हों, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो और नंबर्स भी हों, ठीक है। तो आई होप आपको ये पीपीटी समझ में आई होगी, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी इशू है आपको तो आप मुझसे पूछिए, समझिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक टेक